नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज कौन सी हैं बड़ी खबरें, बताऊंगी मैं रचना नितेश। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और मैं बताऊंगी आपको देश में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं। नमस्कार, देश प्रदेश में स्वागत है। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी सुर्खियां, मैं आपको बताऊंगी। तो बुलेटिन की शुरुआत उपचुनाव के शंखनाद से करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन 25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। वहीं 28 अक्टूबर तक नामांकन की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर रखी गई है। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है और फिर 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर तक नामांकन किया जाएगा। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी, जिसमें रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है और अंतिम मोहर लग सकती है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव शामिल होंगे। आज नामांकन प्रारंभ हो रहा है और अभी पर्याप्त समय है। जो चुनाव कमेटी है वो परीक्षण करती है और शीर्ष नेतृत्व उस पर जो संसदीय बोर्ड है हमारा वो मुहर लगाती है। तो जल्द ही हमारे भी कैंडिडेट तय हो जाएंगे। और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुक्रवार को बीजेपी और आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान किया। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68 और आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी और जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सदेश महतो भी मौजूद थे। मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा। कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फैजान उर्फ गोल्डी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उसके साथ एक युवती मिली। साथ ही फ्लैट से लाइटर नुमा नकली पिस्टल, एक एयर गन और तलवार बरामद की गई है। पुलिस ने फैजान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संदेह जताया गया है। पुलिस उसके मोबाइल चैटिंग की भी जांच कर रही है। वहीं हिंदू संगठनों ने फैजान पर सेक्स रैकेट संचालित करने का आरोप लगाया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा है कि उपचुनाव के पहले माहौल खराब किया जा रहा है, अवैध हथियार का केस दर्ज किया गया है, तो ये लव जिहाद का एंगल क्यों आ रहा है? कुछ संगठन कानून हाथ में लेने का काम क्यों कर रहे हैं? पुलिस अपना काम करेगी। जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाम पहचान छिपाकर लव जिहाद करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनको काम दिलाने के नाम से गलत धंधों में उनको भेजता है, सप्लाई करता है। जब वहाँ गए हम फ्लैट पे अपन कार्यकर्ता, वहाँ देखा तो 3 लड़कियों के साथ बैठा हुआ था और थोड़ा अश्लील हरकत कर रहा था उनके साथ। प्रारंभिक रूप से अभी इसके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसकी जो चैट्स हैं या जो इसके और भी इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जब चेक किया गया तो कुछ उसमें सस्पेक्टेड कुछ चैट्स मिली हैं, जिससे ये लगता है कहीं ना कहीं कोई इमोरल ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। चुनाव होने वाले हैं तो इस तरह के माहौल ख़राब करने का प्रयास तो लोग करेंगे। बजरंग दल या इस तरह के संगठन जो अपने हाथ में कानून लेने का काम कर रहे हैं उनको अधिकार नहीं है। ये तो जांच बताएगी, जांच रिपोर्ट बताएगी कि क्या था। अरे भाई, अवैध हथियार का केस अगर दर्ज किया है तो इसमें ये दूसरा एंगल लव और सारी चीज़ों का क्यों आ रहा है, ट्रैप का? मध्य प्रदेश में लव जिहाद जैसे कृत्य को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोग जो अपने नाम पहचान छुपाकर हमारी बहनों को बरगलाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई।
धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरा मैसेज में ये लिखा हुआ था कि इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी हुई है। सलमान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। भोपाल में जूनियर ऑडिटर के घर और फार्म हाउस पर लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की, जहां लोकायुक्त को जूनियर डॉक्टर के फार्म हाउस में संदिग्ध कॉल सेंटर मिला है। कमरों से मोबाइल, लैपटॉप, कई सिम कार्ड बरामद किए गए। छापेमार कार्रवाई में मिले सबूत के आधार पर अब जूनियर ऑडिटर का कनेक्शन सट्टे और हवाला के कारोबार से भी होने की आशंका जताई जा रही है। इधर रायपुर में करीब 10 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया है। पुलिस ने जगदलपुर से आने वाली बस से ये सोना बरामद किया, जहां 3 कारोबारी बस से 13 किलो सोना लेकर रायपुर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस समेत इनकम टैक्स अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। इधर असम में एक और ट्रेन हादसा हो गया, जहां डीलालोंग स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के 8 कोच पटरी से उतर गए। हादसे से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। हादसे के बाद पटरी को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। दंतेवाड़ा के थुलथुली में हुए नक्सल मुठभेड़ पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां पर एसपी गौरव राय ने कुल 38 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम था। जहां मुठभेड़ के बाद 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए थे, तो वहीं नक्सलियों ने 35 के मारे जाने को लेकर एक पत्र भी जारी किया। लेकिन अब एसपी ने यह कंफर्म किया है कि इस मुठभेड़ में 38 नक्सलियों को मार गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लड़कियों को कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद करने का फैसला किया है। सीजे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को यह कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का इस तरह की याचिका पर जांच के आदेश देना सही नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़कियों के पिता की याचिका गलत है, क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं और वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा। दरअसल हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करने का आदेश दिया था। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। अहमदाबाद में कुछ दिनों पहले पकड़ाए डिजिटल अरेस्ट के रैकेट के लिंक इंदौर से दर्ज केस से जुड़े हुए हैं। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था, जिसके तार ताइवान, चीन से भी जुड़े थे। इस रैकेट में पकड़ाए लोगों पर 450 से ज्यादा केस दर्ज हैं और इंदौर में भी डिजिटल अरेस्ट के 29 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 करोड़ से अधिक की ठगी की गई थी। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, जिसमें करोड़ों की ठगी हुई थी। इसी तरह की वारदात को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गिरोह पर आरोप है कि इन्होंने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इस गैंग के गुर्गे हर दिन लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की राशि दूसरे देशों में भेजते हैं। अब इस गिरोह से इंदौर में हुई वारदातों का लिंक खोजने के लिए क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए इंदौर क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क भी किया है, ताकि इंदौर में हुई वारदातों के बारे में इस गैंग से जुड़े तथ्य सामने ला सके। 3 तरह के फ्रॉड के माध्यम से इनके द्वारा लगभग 450 लोगों को टारगेट बनाया ऑल ओवर इंडिया में। फिलहाल चूंकि इंदौर में भी क्राइम ब्रांच में भी इस तरह के काफ़ी केस रजिस्टर्ड है, जिसमें कि लगभग 29 केस अकेले डिजिटल अरेस्ट के ही हैं। क्राइम ब्रांच की एक टीम अहमदाबाद से संपर्क किया जाकर साइबर सेल से भेजी जा रही है, जिससे कि यहाँ के अगर कोई केस में आरोपी इन्वॉल्व होंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कमल विहार इलाके में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैशियर से दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात की गई है। पीड़ित के मुताबिक गुरुवार सुबह रोजाना की तरह वो करीब 11 बजे अपने बोरियाखुर्द स्थित घर से कंपनी के पैसे लेकर ऑफिस जा रहा था और तभी कमल विहार इलाके के सेक्टर 5 के पास 2 अज्ञात नकाबपोश लुटेरे बाइक पर आए और पीड़ित से चलती बाइक से बैग छीनकर फरार हो गए। बैग बचाने के चक्कर में युवक मनोज ध्रुव गिर गया, जिसके बाद कैशियर ने एक ऑटो वाले से मोबाइल लेकर कंपनी में कॉल कर इस वारदात की जानकारी दी। पीड़ित सेक्टर 15 कमल विहार स्थित इस्कॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कैशियर है। रास्ते में ना एकदम एक गाड़ी आई, 2 लोग बाइक में थे, लूटने की कोशिश किए तो मैं थोड़ा सा हैंडल छोड़ के बैग को रखा, मतलब संभालने की कोशिश किया, फिर दबोच के खींच के ले गया और वो मेरा बैलेंस बिगड़ गया ना, तो मैं नाली तरफ गिर गया। सर मनोज ध्रुव है, वो काम करता है इस्कॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में
तो वो अपने घर से लगभग 15 से 20 लाख अमाउंट का वो पैसा अपने बैग में लेके जा रहा था। उसके बतानुसार 2 व्यक्ति जो बाइक में आए थे उन्होंने उसको धक्का देकर उसका बैग लूटा है और वहाँ से चले गए हैं। तो फिर इसकी अभी हमने रिपोर्ट ली है। और देश के अलग अलग राज्यों में आग लगने की खबर सामने है। 2 राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां आग के कारण लाखों का नुकसान हो गया। पहली घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी की है, जहां कपड़े और बर्तन की दुकान में आग लग गई और दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इधर गुजरात की बात करें, जहां के भावनगर में वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अंतिम छोर पर एक ऐसा गांव बसा है जहां के लोग अपने ही गांव का नाम लेने में हिचकिचाते हैं। इस गांव का नाम लेने पर ग्रामीण महिलाओं को जगह जगह शर्मसार होना पड़ता है। दरअसल इस गांव का नाम टोनाही नारा है। पत्थल गांव की सीमा पर यह मौजूद है। गांव के अजीब नाम की वजह से यहाँ की महिलाओं को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। दरअसल छत्तीसगढ़िया भाषा में टोनाही शब्द का उपयोग जादू टोना करने वालों के लिए किया जाता है। हालांकि टोनाही कहकर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 बना दिया गया। बावजूद इसके महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए इस शब्द का उपयोग करने के मामले लगातार पुलिस के सामने आते रहते हैं। ग्रामीणों ने गांव का नाम बदलने के लिए कई बार जिम्मेदारों से गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी मांग पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। हमारे गांव का नाम टोनाही नारा है। हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारे गांव से हमें बहुत ही बुरा लगता है। अपने मायके जाते हैं फिर भी से हमें टोनाही बोलते हैं, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। बहुत क्या शर्म की बात है, कहीं जाओ तो टोनाही बोल देते हैं, ये करते हैं। तो हम लोग विष्णुदेव से कहते हैं कि नहीं, ये गांव को बदलना चाहिए। कहीं बाहर निकलो तो भी बोलते हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो भी बोलते हैं नहीं टोनाही नारा गए थे, ऐसे बोलते हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर दक्षिण विधानसभा में पैराशूट लैंडिंग की खबर से कांग्रेस में हंगामा नजर आ रहा है। दरअसल प्रमोद दुबे के समर्थक पीसीसी चीफ दीपक बैज के बंगले पहुंचे हैं। प्रमोद दुबे को रायपुर दक्षिण में टिकट देने की मांग की जा रही है। पैराशूट लैंडिंग से मनोबल टूटता है, ये कहना है समर्थकों का। वहीं स्थानीय और जनाधार वाले नेता को टिकट दिया जाए, ये भी समर्थक अब मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में पैराशूट लैंडिंग की खबर की चर्चा से प्रमोद दुबे के समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बंगले पर वो पहुंचे और इसके साथ ही प्रमोद दुबे को टिकट देने की मांग की जा रही है। देखिए, मैं पैराशूट लैंडिंग को नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं और ये आज बाजार में चर्चा का विषय है। और कांग्रेस चाहे पैराशूट लड़ाए चाहे लोकल लड़ाए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। नीचे तक हमारे कार्यकर्ता बूथ इकाई तक तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल कार्यकर्ता का मंशा है और हम लोग इसके लिए लगातार अभी मंथन और चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप ही अब वहाँ पे प्रत्याशी घोषित करेंगे। कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद ही हम वहाँ पे कार्यकर्ताओं के अनुरूप ही हम निर्णय लेंगे। और महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां महाअघाड़ी और एनडीए सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। बता दें कि महाअघाड़ी में 25 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक बार फिर नियमों की अनदेखी की गई। ताजा मामला गुरुवार शाम का है, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बेटी और सांसद श्रीकांत शिंदे ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर नियमों का उल्लंघन किया। श्रीकांत शिंदे के साथ उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग भी गर्भगृह में पहुंचे। गर्भगृह में ये सभी करीब 6 मिनट तक रहे और भगवान महाकाल की शिवलिंग के पास बैठकर पूजा अर्चना की। बता दें कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पिछले साल से रोक लगी हुई है। केवल मंदिर के पुजारी और पंडों को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है, जबकि श्रद्धालु शिवलिंग से 50 फीट दूर से दर्शन कर सकते हैं। इसके बावजूद 4 महीने में चौथी बार है जब किसी वीआईपी ने मंदिर के नियमों का उल्लंघन किया है। श्रीकांत शिंदे की पूजा करते हुए वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि शाम करीब 5:30 बजे श्रीकांत शिंदे अपनी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान भगवान महाकाल के श्रृंगार के समय में ये चारों शिवलिंग के पास बैठकर पूजा करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि महाकाल मंदिर में सिर्फ वीवीआईपी और पुजारियों को ही जाने की अनुमति है।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर उन्होंने कहा, एसआई भर्ती नक्सल अभियान पर इस बैठक में चर्चा की गई है। 112 के विषय पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की थी और इस बैठक के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये बयान दिया है। झारखंड प्रवास पे जाने से पहले सभी विभागों की एक पूरी समीक्षा, जिसमें एसआई भर्ती, नई भर्तियां, नए जो कांस्टेबल भर्तियां हैं और जो अन्य जो नक्सल से संदर्भित विषय हैं और 112 का विषय, इन सारे विषयों पर आज बातचीत चर्चा करके एक निर्णय। मिनी मुंबई में एक अनोखी रैली का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां लड़कियों ने दाढ़ी रखो या गर्लफ्रेंड रखो के नारों के साथ रैली निकाली। रैली के दौरान लड़कियां क्लीन शेव बॉयफ्रेंड्स के समर्थन में तख्तियां लिए हुए दिखाई दी। तख्तियों पर लिखा था, नो क्लीन शेव नो लव, दाढ़ी रखो या फिर गर्लफ्रेंड बनाओ, चॉइस तुम्हारी। रैली का ये वीडियो प्रमोशनल इवेंट बताया जा रहा है। वहीं सामाजिक संगठनों ने इस रैली का विरोध जताया है। और दिल्ली की यमुना नदी में झाग वाले पानी के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे दृश्य हर साल छठ पूजा से पहले देखने को मिलते हैं, जब नदी के प्रदूषण के कारण पानी में झाग जमा हो जाता है। प्रशासन हर बार झाग हटाने का काम भी करता है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। और देश प्रदेश के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। हम तीनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।